morning, students. Today I will start my new topic from the chapter Theory Base of Accounting. Accounting Standard. In this lecture I will explain accounting standard. So let's start the topic. So what is accounting standard? These are a set of guidelines issued by the accounting body of countries such as ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, for preparation and presentation of financial statement. तो जो भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ये दीज आर द सेट ऑफ गाइडलाइन विच इज़ इशूड बाय अकाउंटिंग बॉडी ऑफ इंडिया, दैट इज़ ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक तरीके का बोर्ड है जो इंडिया में जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि उन्हें किस टाइप से अपने अकाउंटिंग में कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है या अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते टाइम कौन कौन सी गाइडलाइंस को उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में शो करना है फॉर प्रिपरेशन ऑफ और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप बोल सकते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द सेट ऑफ गाइडलाइंस बेस्ड ऑन accounting practices which is issued by ICAI for preparation of financial statement or presentation of financial statements. The accounting standard are set of guidelines that is issued by ICAI, Institute of Chartered Accountant of India, for preparation of financial statements. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे इंडिया में जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो एक बोर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन उनको या गाइडलाइंस उनको दी जाती हैं जो कि इंडिया का है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। यह अकाउंटिंग बॉडी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को गाइडलाइंस देती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते टाइम या उनको प्रेजेंट करते टाइम कौन कौन से गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। क्लियर? नाउ नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट फीचर इज सेट ऑफ गाइडलाइन। क्योंकि हमने अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है हमारा? सेट ऑफ गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गाइडलाइंस providing the framework so that financial statement can be produced. जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो कुछ गाइडलाइंस पे बेस्ड होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते टाइम उन्हें कुछ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं और उसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें अपने स्टेटमेंट्स को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे बैलेंस शीट हो सकते, बैलेंस शीट बोल सकते हो। बैलेंस शीट का जो भी फॉर्मेट कंपनीज अकाउंट में बनाए गए हैं उन कंपनीज अकाउंट में उसी बैलेंस शीट के फॉर्मेट को ही अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते टाइम फॉलो किया जाता है। तो ये आप बोल सकते हो सेट ऑफ गाइडलाइंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस का एक सेट है, निर्देशों का एक सेट है जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्लियर? देन सेकंड इज ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मीन क्या होता है? एक रूपता लाना। कि मीन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी, हर एक फर्म बनाएगी या हर एक एंटरप्राइज बनाएगा तो उनके स्टेटमेंट ऐसे होने चाहिए जो उनमें यूनिफॉर्मिटी हो, उन्हें हम एक दूसरे से मैच कर सकें। ये ना होगा किसी फॉर्म का स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और ही रिकॉर्ड शो कर रहा है, किसी और ही फॉर्मेट को शो कर रहा है और किसी एंटरप्राइज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और ही रिकॉर्ड शो कर रहा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी लाता है ताकि अगर हम एक एंटरप्राइज को किसी दूसरे के साथ मैच करें तो हम उनको एक मतलब कि उनमें यूनिफॉर्मिटी ला सके, उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। हम उसको कंपेयर करने लायक उसको ताकि किसी और फॉर्म के साथ या किसी और फॉर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर किया जा सके। देन नेक्स्ट इज मैंडेटरी।
मैंडेटरी मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी, दी स्टैंडर्ड मैंडेटरी इन नेचर। अब ये है कि जब भी आप अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उनको आपको मानना है, या फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसलिए ये पूरी तरीके से मैंडेटरी होते हैं और आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनको अप्लाई करना ही होता है। क्लियर। देन नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मीनिंग होता है कि उसमें कुछ चेंज सिचुएशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज किया जा सकता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेड फ्लेक्सिबल, इट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस टाइप से बनाए गए हैं या गाइडलाइंस इस टाइप से बनाई गई हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग है गाइडलाइंस, और ये गाइडलाइंस हमने जो भी मैंने आपको एक बोर्ड बताया था यहाँ पे ICAI, जो भी ICAI ने हमें जो भी गाइडलाइंस दी हुई हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फॉलो की जाती हैं, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वेरियस एंटरप्राइजेज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम फॉलो करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक फीचर ये भी है कि वो पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं। जो भी गाइडलाइंस दी होती हैं कई बार उन गाइडलाइंस में कुछ चेंज करने पड़ जाते हैं, ताकि क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स में और बेटरमेंट लाते हैं। तो उस वजह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस टाइप के हैं और फ्लेक्सिबल हैं, ताकि हम उन्हें फ्यूचर में या सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, दैट वेयर अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर एक्सेप्टेबल एंड एंटरप्राइज इट्स फ्री टू अडॉप्ट एनी ऑफ द प्रैक्टिसेस विद सूटेबल डिस्क्लोजर। कि मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। इसका मीनिंग ये है कि अगर हमें किसी एंटरप्राइजेस को अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को या अकाउंटिंग गाइडलाइंस को अप्लाई या यूज़ करने के टाइम कुछ अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, अल्टरनेटिव्स का मीन्स ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो उन ऑप्शंस में एक को ऑप्ट कर सकता है। तो ये पूरी तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएशन, मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको एक टॉपिक बताया था या एक बेसिक टर्म बताई थी, डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन का मीनिंग क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जो किस पे लगाई जाती है, डेप्रिशिएशन आपकी जो भी फिक्स एसेट्स होती हैं उन पे क्या क्या चार्ज किया जाता है, डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो ये दो मेथड होते हैं। तो अगर कोई फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर हमें अपनी गाइडलाइंस में ये दो मेथड देते हैं तो हम किसी भी एंटरप्राइज के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपने डेप्रिशिएशन के लिए कोई एक मेथड को ऑप्ट कर सकती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ये डिफाइन कर रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस टाइप से बनाए गए हैं या उसमें वेरियस अल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड किए गए हैं कि अकाउंटिंग या एंटरप्राइजेस उनके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म में उसको अप्लाई कर सकती है। तो फॉर्म पूरी तरीके से डिसाइड कर सकती है तो वो कौन से मेथड को अप करेगी, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के थ्रू डेप्रिशिएशन चार्ज करेगी या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये फ्रीडम मिल जाती है किसको, फॉर्म्स को, अकॉर्डिंग टू दिस फीचर। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाए गए हैं, किस लिए, किस रीज़न से उन्हें मेंटेन किया गया है, उनका मोटिव क्या है। तो यहाँ पे वेरियस मोटिव्स मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, मिनिमाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस विद द एम टू एलिमिनेट देम। डाइवर्स का मीनिंग होता है विभिन्नता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन मोटिव क्या है, मिनिमाइज करना, कम करना अकाउंटिंग पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस में अगर कुछ मतभेद बोल सकते हो या अगर डिफरेंस मेथड्स को अगर फॉलो किया जा रहा है, तो अगर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं तो जो डाइवर्सिटी आ रही थी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को बनाते टाइम उसमें
कमी लाई जा सकती है, उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस देते हैं कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अप्लाई की जाएंगी एंटरप्राइजेस पे, उनमें क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। उन्हें ये नहीं होगा कि उस आप कोई फर्म दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ और बना रही है या कोई दूसरी फर्म किसी और मेथड से बना रही है। तो उसका मेन मोटिव क्या है, मिनिमाइज डाइवर्सिटी, विभिन्नता को कम करना। देन दूसरा इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए हैं उनको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग जब फर्म्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाती हैं तो उनसे जो इंफॉर्मेशन यूज़र्स को मिलती है वो पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होती है। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर ए और बी दो फर्म्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेम बना रहे हैं तो जो भी यूज़र्स होंगे उसके, जैसे हो गया बायर हो गया, या फिर आप बोल सकते हो गवर्नमेंट हो गई, बैंकर्स हो गए, बहुत सारे यूज़र्स थे जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे या फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, तो वही यूज़र्स यहाँ पे भी उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देन थर्ड इज़ मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो पूरी तरीके से मीनिंगफुल होते हैं, मीन्स हम उनसे कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं। मीनिंगफुल कंपैरिजन मीन जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएंगे उनको हम एक दूसरे से कंपेयर करके उनसे कुछ जज कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज लास्ट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मीनिंग होता है कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो पूरी तरीके से रिलायबल हैं, आप उस पर विश्वास कर सकते हो। और उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अगर आप एंटरप्राइजेस या फॉर्म्स में उसके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे तो पूरी तरीके से रिलायबल हैं, उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर भी कर सकोगे। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन मोटिव क्या है, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हों उनको पूरी तरीके से रिलायबल करना ताकि रिज़ल्ट अच्छे आएँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और मीनिंगफुल कंपैरिजन भी हो सके। क्लियर नाउ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है आपका IFRS, जिसका मीनिंग होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये भी एक तरीके का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है लेकिन इसका एक नाम है इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है फाइनेंशियल, जैसे आप बोल सकते हो अभी तक हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। होता क्या है ये, IFRS इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IFRS क्या है, जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था वो तो था एक सेट ऑफ गाइडलाइंस, वो क्या था, एक सेट ऑफ गाइडलाइन। लेकिन जो IFR इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है वो सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक सेट है, वो क्या कहलाता है आपका IFR है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को में इंक्लूड कर दिया गया। और ये अकाउंटिंग किसके थ्रू डेवलप किए गए हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और जिस अकाउंटिंग बॉडी के थ्रू इसे डेवलप किया गया है उसका क्या नाम है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको बोलते जाता है IASB। ठीक है। तो IFRS है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इज़ अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसको आप अकाउंटिंग बॉडी बोल सकते हो जो इस फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को में गाइडलाइंस देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है कि आपको किस किस चीज़ कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कैसे फॉलो करना है। IASB द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, एक तरीके की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए एक बोर्ड है, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। IFRS आर रेफर टू एज प्रिंसिपल बेस्ड। जो भी IFRS या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं। जो IFRS होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, आपके प्रिंसिपल बेस्ड, मींस जो भी प्रिंसिपल डेवलप किए गए हैं उन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो। जैसे मैंने आपको बताया था गोइंग कंसर्न, एग्जम्पशंस, एक्रूअल एग्जम्पशन, वेरियस एग्जेक्शन
या वेरियस प्रिंसिपल हमने अर्लियर प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, तो उन्हीं प्रिंसिपल्स को ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है। तो IFRS रेफर टू एज प्रिंसिपल बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एजम्पशंस क्या हैं? जब भी IFRS या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ोगे तो एजम्पशंस का मीनिंग होता है मान्यता। मीन्स ये कौन कौन से एजम्पशंस को फॉलो करता है, ये क्या मान के चलता है। पहला एजम्पशन ये है एक्रूअल एजम्पशन। मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड किस एजम्पशन पे बेस है? एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन या एक्रूअल कंसेप्ट मैंने आप पहले भी बता चुकी है। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी या जो भी ट्रांजेक्शन की जाएंगी वो उसी डेट पे रिकॉर्ड की जाएंगी जिस डेट पे वो किसी पार्टी के साथ ट्रांजेक्ट की गई हैं। ये नहीं है कि जब हमें फाइनल पेमेंट मिलेगी हम तब उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्रूअल एजम्पशन क्या बोलता है? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल एजम्पशन। मीन्स ट्रांजेक्शन एक्रूअल एजम्पशन पे बेस्ड होंगी, एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड की जाएंगी। मीन्स व्हेन दे एक्यूर, जब वो की जाएंगी, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। मीन्स जब वो ट्रांजेक्शन पार्टी के साथ, जैसे कि सेल कर रहे हैं हम, क्रेडिट सेल कर रहे हैं, तो जिस दिन क्रेडिट सेल हो रही है उसी दिन उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको रिकॉर्ड करना है, ना कि उस दिन जिस दिन पेमेंट हमें रिसीव हो रही है। तो एक्रूअल एजम्पशन ये बोलता है कि जिस दिन ट्रांजेक्शन एक्रूर हो रही है या फिर क्रेडिट में भी हो रही है तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे, ये उस दिन रिकॉर्ड नहीं होगा जिस दिन आप उसकी फाइनल पेमेंट लोगे। तो ये एक्रूअल एजम्पशन को फॉलो करता है। कौन करता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और नेक्स्ट एजम्पशन इज गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन हमारा भाई सेम प्रिंसिपल है जो अर्लियर हमने पढ़ा था। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या मान के चला? जो भी बिजनेस एंटिटी होगी वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक इनफिनिट होगी। इनफिनिट का मीनिंग होगी कि जो भी बिजनेस फॉर्म स्टार्ट की जाएगी वो लॉन्ग या लंबे समय तक चलती रहेगी, उसका कोई एंड नहीं होगा, वो कभी बंद नहीं होगी। ठीक है, तो इट इज़ अज्यूम दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस, ये एजम्पशन, ये मान्यता, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड ये मान के चलता है कि जो भी बिजनेस फॉर्म स्टार्ट की जाएंगी वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक अपना बिजनेस चलाती रहेंगी और उनकी जो लाइफ टाइम होगी इनफिनिट होगी, वो एंडलेस होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मीजरिंग यूनिट एजम्पशन। मीजरिंग यूनिट एजम्पशन का मीनिंग ये है कि जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में मीजरिंग यूनिट मीन्स करंट परचेजिंग पावर। करंट परचेजिंग पावर मीन्स मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो नहीं करते हैं, वो करंट वैल्यू को फॉलो करते हैं। ये करंट वैल्यू या फेयर वैल्यू को फॉलो करते हैं। तो मीजरिंग यूनिट मीन्स करंट परचेजिंग पावर मीन्स हिस्टोरिकल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल, इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो नहीं करता है ये प्रिंसिपल। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये किस वैल्यू को, करंट वैल्यू को या फेयर वैल्यू को फॉलो करता है कि मीन जो भी यूनिट्स परचेज की जाएंगी वो करंट वैल्यू, परचेजिंग पावर या मनी वैल्यू को ही वहाँ पे या फेयर वैल्यू को ही वहाँ पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कॉस्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, तो कॉस्ट वैल्यू को इतनी इंपॉर्टेंस ये नहीं दे रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लेकिन जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही वैल्यू देते हैं। लेकिन आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है वो करंट वैल्यू को इतनी इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन। कांस्टेंट परचेजिंग पावर एजम्पशन मीन्स कांस्टेंट परचेजिंग पावर मीन्स वैल्यू ऑफ कैपिटल बी एडजस्टेड टू इन्फ्लेमेशन इन द इकोनॉमी। कांस्टेंट परचेजिंग पावर मीन्स कि इस जो भी आपकी कैपिटल होगी वो इकनॉमी में जो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो भी उतार, इन्फ्लेमेशन का मीनिंग क्या होता है? उतार चढ़ाव। कांस्टेंट परचेजिंग पावर मीन्स वैल्यू ऑफ कैपिटल बी एडजस्टेड टू इन्फ्लेमेशन मीन्स इकोनॉमिक या हमारी इकोनॉमी में जो भी कंडीशन होगी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे फाइनेंशियल ईयर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम उस इन्फ्लेमेशन के अकॉर्डिंग ही सेट करेंगे।
मीन्स इकोनॉमी में क्या होता है, हम जब भी अपने फाइनेंशियल ईयर है, और मैंने बताया था कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर ए के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाते हैं, तो 1 साल का होता है। तो उस 1 साल के अंदर हमारी इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या कमी है, मतलब कि प्राइस इंडेक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कभी लो हो रहा है, कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है। तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, और उस मनी वैल्यू या इन्फ्लेमेशन इकोनॉमी में जो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस के अकॉर्डिंग ही हम अपने कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, ताकि हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें, कि जब तक मीन्स एट द एंड ऑफ द जब तक हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड नहीं हो जाता। कहने का ये है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर का होता है, तो उस 1 ईयर में जितने भी इकोनॉमिक में इन्फ्लेमेशन, जो भी कुछ चेंजेस होंगे, हम अपनी कैपिटल को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करेंगे। क्लियर? अगर इन्फ्लेमेशन इंक्रीज, प्राइस इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम भी अपनी कैपिटल को उसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करेंगे या एडजस्ट करेंगे। क्लियर? दिस इज़ द लास्ट पॉइंट. I hope you all students of 11th class clear their concept about this topic. Make notes at home. Thank you so much.